देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर, जो कि हरिशंकर जी की है। दोस्तों, दिसंबर की सर्द रात थी वो, साल 1966। आसमान में बादल बेहद घने थे और चांद कहीं पर छिपा हुआ था। मैं अपनी मालगाड़ी लेकर असम के करीमगंज से गुजर रहा था। रात का सन्नाटा केवल गाड़ी की लयबद्ध खटखट और इंजन की भारी सांसों से टूट रहा था। मेरे साथ गार्ड और कुछ कर्मचारी भी थे, लेकिन इस वक्त सभी अपने अपने डिब्बों में थे और मैं इंजन में अकेला मौजूद था। ठंड ऐसी थी कि सांसें हवा में सफ़ेद बादल बनकर उड़े जा रही थी। गाड़ी की गति बेहद ही स्थिर थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना खतरा मुझ पर नज़र रख रहा हो। दोस्तों, मेरा नाम हरिशंकर है और मैं उन दिनों रेलवे में एक ड्राइवर था और ये मेरा रोज का काम था। लंबी लंबी मालगाड़ियाँ चलाना, कभी कोयले से भरी तो कभी अनाज या लकड़ी से। मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा रेल की पटरियों पर बिताया था। गांव का एक साधारण सा लड़का जो सपने देखता था कि एक दिन वो अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देगा। मेरी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे रमेश और सुनीता मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन रेलवे की नौकरी ने मुझे उनसे दूर रखा। हफ्तों तक मैं घर से बाहर रहता और जब मैं घर लौटता तो बच्चों की मुस्कान और सरला की गर्म चाय ही मेरी थकान मिटाती थी। दोस्तों, उस रात में करीमगंज से एक मालगाड़ी लेकर गुवाहाटी की ओर जा रहा था। गाड़ी में कोयले के डिब्बे थे और रास्ता जंगल और पहाड़ियों से होकर गुजरता था। ये रोड मुझे अच्छी तरह से मालूम था, क्योंकि इसे मैंने दर्जनों बार तय किया था, लेकिन हर बार ये रास्ता मुझे कुछ नया सिखाता था। कभी जंगली जानवरों की चमकती आंखें तो कभी रात के सन्नाटे में छिपी हुई कोई अजीब सी आवाज़। मैंने हमेशा इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि मेरे लिए गाड़ी की सुरक्षा और समय पर माल पहुंचाना सबसे ज़रूरी होता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात के 2 बजे जब गाड़ी घने जंगलों से गुजर रही थी कि तभी अचानक एक झटका लगा। इंजन की आवाज़ धीमी पड़ने लगी और कुछ ही पलों में मालगाड़ी पूरी तरह से रुक गई। मैंने कंट्रोल पैनल की जांच की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। शायद ब्रेक सिस्टम में या इंजन में कोई तकनीकी खराबी थी। मैंने अपनी टॉर्च उठाई, जैकेट कसकर पहनी और इंजन से मैं बाहर निकला। उस रात ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। मैंने अपने कोट की कॉलर ऊपर की और गाड़ी की जांच शुरू कर दी। मालगाड़ी बेहद लंबी थी, लगभग 20 डिब्बों की। मैं एक एक डिब्बे की जांच करता हुआ आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में लोहे के डिब्बे चमक रहे थे और मेरे कदमों की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। हवा में ठंडक के साथ साथ एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे सड़ा हुआ मांस या पुरानी मिट्टी। पर मैंने उसे नज़रअंदाज किया और मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। हर डिब्बे की कपलिंग करते हुए पहिए और ब्रेक की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर भी मन की बेचैनी कमी नहीं हो रही थी। फिर आखिरकार मैं गाड़ी के सबसे पीछे वाले डिब्बे, गार्ड के डिब्बे के पास पहुंचा, जिसे देखते मेरे कदम रुक गए। टॉर्च की रोशनी जैसी डिब्बे के दरवाजे पर पड़ी तो फिर जो मैंने देखा उसने तो मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए, क्योंकि वहां पर एक महिला थी और उसका चेहरा पीला, लगभग सफ़ेद, जैसे खून की आखिरी बूंद भी निचुड़ चुकी हो। उसके बाल बेहद ही लंबे और उलझे हुए और साथ ही काले थे, जो हवा में हिल रहे थे। हालांकि हवा का उस वक्त कोई झोंका नहीं था। वो गार्ड के डिब्बे के बाहर खड़ी हुई थी, एक हाथ से डिब्बे की रेलिंग पकड़े हुए और दूसरा हाथ मेरे पुराने साथी रामलाल की गर्दन पर था। रामलाल उस वक्त बेसुध सा लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। महिला के दांत उसकी गर्दन में धंसे हुए थे और एक हल्का सा खून का धब्बा उसकी कमीज पर फैला हुआ था। ये सब नज़ारा देखते ही मेरे हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। मैंने उसे कसकर पकड़ा और एक कदम में पीछे हटा। मेरे दिल की धड़कनें अब काफ़ी तेज हो गई थी, लेकिन हाँ, उस वक्त मुझे सिर्फ अपने सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी उस महिला की नज़र मुझ पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थी। वे पूरी तरह से काली थी, जैसे 2 गहरे गड्ढे जिनमें कोई तल नहीं था। उसने धीरे से रामलाल को छोड़ा और उसका शरीर नीचे ज़मीन पर ढेर हो गया। फिर वो मेरी ओर मुड़ी
तो उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उन आंखों में एक भूख थी जो मेरे खून को जमा रही थी। मैं वहां से भागना तो चाहता था, लेकिन मेरे पैर पता नहीं कैसे उस वक्त जम गए थे। मेरी सारी हिम्मत जैसे हवा में घुल गई थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी, लेकिन उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उसे यकीन था कि मैं उसका शिकार बनने वाला हूँ। फिर मैंने अपनी टॉर्च उसकी ओर की, लेकिन रोशनी का उस पर कोई भी असर ही नहीं हुआ। उसका चेहरा और भी मुझे साफ दिखने लगा। उसके होंठों पर खून की एक पतली रेखा थी और उसकी त्वचा इतनी पतली थी कि हड्डियां तक साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपने आप को हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ ही नहीं दिया। तभी उसने एक कदम और बढ़ाया तो मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कोई भारी चट्टान रख दी गई हो। फिर मैंने सोचा कि शायद यही मेरा आखिरी पल है, लेकिन तभी कहीं दूर से एक तेज आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो वो महिला वहाँ से गायब थी। रामलाल का शरीर अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो पूरी तरह से निश्चल था। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर रामलाल के पास जाकर उसे छुआ तो उसकी नब्ज ही नहीं चल रही थी। उसकी गर्दन पर 2 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन मेरे पास जवाब का कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वो महिला कहीं भी नहीं थी। केवल वहां पर सिर्फ एक सन्नाटा था और सिर्फ मेरे दिल की धड़कन। फिर मैंने गार्ड के डिब्बे की जांच की तो वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय एक पुरानी सड़वी गंध के, जो पहले से और भी तेज हो गई थी। फिर मैंने तय किया कि मुझे बाकी के कर्मचारियों को जगाना होगा और इस घटना की सूचना देनी होगी। लेकिन जैसे ही मैं इंजन की ओर वापस चलने लगा तो मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर भी वो नज़र, वो काली खाली नज़र मेरे पीछे थी। फिर मैंने अपने कदम तेज किए और मैं इंजन तक पहुंचा, और फिर बाकी के कर्मचारियों को जगाकर मैंने उन्हें रामलाल की हालत के बारे में बताया। हमने मिलकर उसका शव गार्ड के डिब्बे में रखा और नज़दीकी स्टेशन को सूचना दी। लेकिन उस महिला का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मेरे मन में डर था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। और दोस्तों, सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं जानता था कि जो मैंने देखा वो सच था या कोई भयानक सपना। फिर अगले कुछ घंटों में गाड़ी की मरम्मत हो गई और हम करीमगंज स्टेशन पहुंचे। वहां पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने रामलाल के शव की जांच की तो उसकी रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। लेकिन मैं जानता था कि यह सच नहीं था। उन निशानों को, उस महिला को मैं कभी नहीं भूल सकता था। फिर उस रात के बाद मैंने कभी भी उस रूट पर गाड़ी नहीं चलाई। मैंने वो रेलवे की नौकरी छोड़ दी और मैं अपने गांव लौट आया। लेकिन वो काली आंखें, वो पीला चेहरा और वो भयानक गंध मेरे साथ हमेशा बनी रही। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे लगता कि वो मेरे कमरे के कोने में खड़ी है, वो मुझे देख रही है। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहा कि वो कौन थी और वो मुझे क्यों छोड़ गई। फिर मुझे वो दिन याद आने लगे जब स्थानीय लोग इस रास्ते के बारे में अजीब सी कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि यहाँ भूत प्रेत घूमते हैं, तो कुछ का मानना था कि इस जंगल में पुरानी आत्माएं भटकती हैं जो कभी रेल हादसों में मरी थी। मैं इन सब बातों को हंसी में उड़ा देता था। मेरे लिए सिर्फ ये कहानियां थी जिन्हें लोग रात के सन्नाटे में मनोरंजन के लिए सुनाते थे। लेकिन उस रात के बाद मैं इन कहानियों को हल्के में नहीं ले सकता था। मैंने सुना था कि करीमगंज के जंगल में एक औरत की आत्मा भटकती है। लोग उसे रेल वाली चुड़ैल कहते हैं। कहा जाता है कि वो एक ऐसी औरत थी जो कई साल पहले एक ट्रेन हादसे में मर गई थी। उसकी मौत का कारण कोई भी नहीं जानता था, लेकिन कहानियां थी कि वो अपने प्रेमी को ढूंढती है जो उसे छोड़कर भाग गया था। कुछ लोगों का मानना था कि वो हर उस पुरुष को अपना शिकार बनाती है जो रात में उस रास्ते से गुजरता है। पर मैंने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगता था कि शायद उनमें कुछ तो सच था। गांव लौटने के बाद मैंने एक छोटी सी दुकान खोली और फिर मेरे लिए ये एक नया जीवन था। लेकिन वो रात मेरे साथ थी। मैंने सरला को कभी उस घटना के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो डर जाए, लेकिन मेरी नींद अब पहले जैसी नहीं थी। हर रात मुझे वही काली आंखें दिखती थी। मैं अक्सर सपने में उस जंगल में खड़ा होता और वो औरत मेरी ओर बढ़ती थी। मैं जाग जाता, पसीने से तरबतर, और फिर घंटों तक मैं सो नहीं पाता था।
मेरे बच्चे रमेश और सुनीता अब काफ़ी बड़े हो रहे थे। मैं उनके लिए एक सामान्य पिता बनना चाहता था, लेकिन मेरे मन में वो डर हमेशा बना रहा। फिर मैंने गांव के मंदिर में जाकर कई बार पूजा पाठ भी की ताकि वो आत्मा मुझसे दूर रहे, लेकिन मुझे लगता था कि वो कहीं ना कहीं मेरे आसपास है। कभी कभी जब मैं अकेला होता तो मुझे हल्की सी गंध आती, वही सड़ी हुई गंध जो कि उस रात थी। मैंने अपने मन को समझाया कि ये मेरा वहम है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। गांव में कुछ बुजुर्गों ने मुझे बताया कि ऐसी आत्माओं को शांत करने के लिए विशेष पूजा पाठ करनी पड़ती है। तभी मैंने एक पंडित को बुलाया और उसने मेरे लिए एक हवन किया। उसने मुझसे बोला कि मुझे उस आत्मा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी शांति की तलाश में है। लेकिन मेरे लिए यह आसान नहीं था। मैंने उस रात को बार बार याद किया और हर बार मेरे मन में एक सवाल उठता कि वो मुझे क्यों छोड़ गई। क्या वो मेरे पीछे आएगी, या क्या वह सिर्फ रामलाल को ही मारना चाहती थी। लेकिन समय के साथ मैंने अपने डर को काबू करने की कोशिश की। मैंने अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। रमेश को पढ़ाई में मेरी मदद चाहिए थी और सुनीता को मेरी कहानियाँ सुनना बेहद पसंद था। मैंने उन्हें कभी भी उस रात की बात नहीं बताई। मैं चाहता था कि उनका जीवन सामान्य रहे। फिर सरला ने भी मेरे बदले हुए व्यवहार को देखा, लेकिन उसने कभी ज़्यादा सवाल नहीं किए। शायद वो समझती थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक रात जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो मुझे वही गंध फिर से आई। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। फिर मैंने अपने कदम तेज कर दिए और मैं अपने घर पहुँचा। उस रात मैंने सरला को सब कुछ बता दिया। वो चुपचाप सुनती रही और फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे अपने गले लगाया और उस पल मुझे थोड़ा सुकून मिला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।